नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक हुई है। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धामी सरकार की अध्यक्षता में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी इस कैबिनेट बैठक में मौजूद रहे। सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा भी इस बैठक में शामिल हुए। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धामी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है और कैबिनेट बैठक में कई बड़े मंत्री शामिल हुए हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। मलिन बस्तियों को लेकर भी यहां पर चर्चा हुई है। फिलहाल मलिन बस्तियां भी एक मुद्दा बना हुआ है और उसको लेकर भी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई है। कैबिनेट बैठक में सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा भी शामिल हुए। वहीं उनके अलावा और भी कई बड़े कैबिनेट मंत्री शामिल हुए हैं। तो मलिन बस्तियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। क्या कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, उस पर भी विस्तार से जानकारी देंगे आपको। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी इस बैठक में मौजूद रहे। मलिन बस्तियों को लेकर चर्चा हुई। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। कैबिनेट बैठक में कई बड़े मंत्री भी मौजूद हुए और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। क्या कुछ चर्चा हुई है, उस पर भी विस्तार से जानकारी आपको देंगे। लेकिन जो अहम मुद्दे हैं वो जरूर इस कैबिनेट बैठक में उन पर चर्चा की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, कैबिनेट बैठक हुई है, क्या कुछ मुद्दे इस कैबिनेट बैठक में रहे होंगे और क्या कुछ चर्चा हुई है? देखिए, आज की इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज कैबिनेट की तरफ से अपनी सहमति यहाँ पर दी गई है। जैसा कि सुबह से हम बता रहे थे अपने दर्शकों को कि आज की कैबिनेट बैठक पर कर्मचारियों के साथ साथ जो ये कह सकते हैं कि आम जनता है, उनके लिए भी बहुत सारी खुशखबरियां यहाँ पर आ सकती है। उनके लिए राहत वाली चीज़ें सरकार की तरफ से लाई जा सकती है। आज की कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों को यहाँ पर मंजूरी देने का काम कैबिनेट की तरफ से किया गया है। सबसे बड़े जो पहला बिंदु था वो ऊर्जा विभाग से जुड़ा हुआ था, जिसमें कह सकते हैं कि यूपीसीएल में जो डिमांड एंड जो खपत है उसको किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है। खासतौर पर जो घाटा विभाग में चल रहा है उसको किस प्रकार से उसकी पूर्ति यहाँ पर की जा सकती है, उसको लेकर बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया। उसके लिए जो एक नियमावली या कह सकते हैं नीति बनाने का काम यहाँ पर किया गया। इसके अतिरिक्त ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो आपदा राहत कोष है उसमें भी उसकी जो सेवा नियमावली थी उसको नियम नीति बनाने के लिए उसका भी काम यहाँ पर कर दिया गया। कैबिनेट की तरफ से उसकी मंजूरी यहाँ पर दी गई। और साथ ही ये कह सकते हैं कि पशुपालन विभाग की तरफ से पोल्ट्री फार्म के माध्यम से 3000 लोगों को एक रोजगार देने की कोशिश सरकार की तरफ से यहाँ पर की जाएगी। उसके लिए अलग अलग फर्म यहाँ पर बनाई जाएगी। कुछ फर्म पहले से ही बनाई हुई है, कुछ और नई फर्में बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा, ताकि प्रदेश के जो युवा है जो पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ यहाँ पर लेना चाहते हैं, उससे अपनी आर्थिकी मजबूत करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, उसको यहाँ पर राहत दी जा सके, उसको यहाँ पर नए काम दिए जा सके, ताकि युवाओं को रोजगार देने का काम का जो सिलसिला या जो सरकार ने जो नीति बनाई है उसको आगे बढ़ाया जा सके। ये कहा जा सकता है कि हम अभी तक जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और अति सूक्ष्म स्वरोजगार योजना जो अभी तक अलग अलग संचालित हो रही थी, अब दोनों को एक में ही मर्ज करने का काम यहाँ
पर किया जाएगा, उसके लिए कैबिनेट की तरफ से मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है। और ये कहा जा सकता है कि जो गौवंश को लेकर जो बातचीत अक्सर यहाँ पर सामने आती है कि गौवंश सड़कों पर रहते हैं, उनको अब गौशाला में रखने के लिए निर्णय सरकार की तरफ से यहाँ पर किया गया। उसके लिए पशुपालन विभाग को नोडल विभाग के रूप में यहाँ पर रखा गया। उनकी तरफ से ये कह सकते हैं कि जो गौशालाएं बनाई जाएंगी और उसका काम जिला प्रशासन को यहाँ पर दे दिया गया है। जिला प्रशासन उन सब चीज़ों की स्वीकृति यहाँ पर करेगा, जबकि पहले इन सब चीज़ों को लेकर ये कह सकते हैं कि शासन की तरफ से अनुमति यहाँ पर ली जाती थी, तब जाकर गौशालाओं का निर्माण होता था। तो ये कह सकते हैं कि कई ऐसे निर्णय यहाँ पर थे जिस पर सभी कर्मचारियों की भी और जनता की निगाहें भी यहाँ पर टिकी हुई थी। और लगातार धामी सरकार अपने इन निर्णयों के माध्यम से जनता के हित में काम करने का काम यहाँ पर कर रही है। राज्य कैसे विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर नित्य योजना बनाने का काम यहाँ पर कर रही है और अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर रही है, ताकि जो जनहित की योजना सरकार की तरफ से संचालित हो रही है उनका लाभ जनता को यहाँ पर मिल सके। जी बिल्कुल अवय, क्योंकि 12 प्रस्ताव पर अहम चर्चा हुई है और इनमें से कुछ बातें ऐसी भी निकलकर सामने आ रही हैं, जैसे अगर हम मलिन बस्तियों का मुद्दे की बात करें, क्योंकि मुद्दा बना हुआ उत्तराखंड के अंदर, तो क्या कुछ चर्चा इस मुद्दे को लेकर हुई है? देखिए, अभी मलिन बस्तियों को लेकर आज की इस कैबिनेट बैठक में एक निर्णय होने की उम्मीद यहाँ पर थी, लेकिन फिलहाल कैबिनेट की तरफ से जो जानकारी यहाँ पर दी गई, गृह सचिव ने जो जानकारी यहाँ पर दी, उनकी तरफ से इन सब चीज़ों को बनाया यहाँ पर कही गई कि कैबिनेट मलिन बस्तियों को लेकर कोई भी बातचीत आज की इस कैबिनेट बैठक में नहीं की गई है, ना उसको लेकर कोई प्रस्ताव यहाँ पर आया था। ये कह सकते हैं कि राज्य के भीतर इस समय सबसे बड़ा ज्वलंत विषय है, खासतौर पर राजधानी देहरादून में जो एलिवेटेड रोड के जद में जो मलिन बस्तियों के ये कह सकते हैं कि लगभग 2000 से ज़्यादा मकान यहाँ पर आ रहे हैं, उनको किस प्रकार से राहत दी जा सकती है, उसको लेकर जिला अधिकारियों को यहाँ पर पूर्व में ही अधिकृत कर दिया गया था। उनकी तरफ से इन सब विषयों पर यहाँ पर कार्य शुरू कर दिया गया और ये कहा जा सकता है कि जल्द ही प्रभावित लोगों के लिए सरकार की तरफ से उचित नीति या उचित निर्णय लेने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। आज की कैबिनेट बैठक में तो ये निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं उनके लिए जरूर यहाँ पर सरकार की तरफ से नीति लाने का काम यहाँ पर किया गया है। उसके लिए बाकायदा एक नीति यहाँ पर बनाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि किस प्रकार से इन बच्चों को राहत यहाँ पर दी जा सकती है, कैसे उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का काम यहाँ पर किया जा सकता है, ताकि उनको शिक्षित किया जा सके और वो आने वाले दिनों में अपने भविष्य को संवारने का काम यहाँ पर कर सके। सरकार कोशिश कर रही है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर हो या फिर आपदा प्रबंधन विभाग हो, उन निर्णयों पर भी सरकार की तरफ से आज की इस कैबिनेट बैठक में कार्य यहाँ पर किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण निर्णय आज की इस कैबिनेट बैठक में हुए। 20 प्रस्तावों को मंजूरी यहाँ पर मिली है और आने वाले दिनों में इन निर्णयों के माध्यम से राज्य के भीतर विभिन्न सेक्टर में जो काम यहाँ पर होने उन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, वह ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मनसा देवी टनल में मासूम का शव मिला है। हरिद्वार के रोडीबेल वाला से मासूम लापता हुई थी, तो ये हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 4 साल की मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बच्ची के पिता ने बच्ची के शव को खुद ढूंढा, गला घोंटकर हत्या की आशंका यहां पर जताई जा रही है। टनल के कोने में मासूम का शव पड़ा मिला और इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है। एक संदिग्ध की पहचान के लिए पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने वादा किया है कि जो भी आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मामले में जल्द खुलासे के भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। एक बड़ी और दुखदायी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 साल की मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शाम को बम दास जो हमारे गड्ढा पार्किंग क्षेत्र में झुग्गी बना के रहते हैं, उनके द्वारा पुलिस में आके एक सूचना दी गई थी कि उनकी 4 साल की बच्ची घर से लापता है। उनके द्वारा इसे खोजने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हीं के साथ रहने वाला अभियुक्त सूरज, वो भी घर से लापता है। जब पुलिस के द्वारा तत्काल अपहरण में मुकदमा करके इसमें उसकी खोज के हम लोगों के द्वारा प्रयास किए गए। आज सुबह बच्ची का शव रेलवे ट्रैक के पास में मिला है। इस शव को पुलिस के द्वारा आवश्यक जो कार्रवाई है पीएम के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टया बच्ची के साथ हत्या और रेप का मामला हमें प्रतीत होता है, लेकिन पीएम रिपोर्ट के बाद और चीज़ें क्लियर हो पाएंगी।
लेकिन पुलिस के द्वारा अभियुक्त को पंजीकृत करते हुए अभियुक्त सूरज की हम लोगों के द्वारा अभी लगातार खोज जारी है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम उस अभियुक्त को पकड़ लेंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई है सख्त से सख्त सजा दिलाने का। कितनी बड़ी बच्ची है? बच्ची की उम्र भी 4 से 5 साल के बीच में है और काफ़ी छोटी नवजात बच्ची है। क्या लगता है कि दुष्कर्म की आशंका भी है? हाँ, इसमें बिल्कुल मैंने जैसे आपको बताया प्रथम दृष्टया पुलिस को इसमें दुष्कर्म और रेप मर्डर दोनों की ही इसमें संभावना नजर आती है। तो हरिद्वार से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 साल की मासूम का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और गला घोंटकर बच्ची की हत्या की आशंका यहां पर जताई जा रही है। पुलिस भी लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और एसएसपी ने आरोपी की गिरफ्तारी का वादा भी किया है और जल्द खुलासा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और वहीं इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शहजाद अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, क्या कुछ ये पूरा मामला है बच्ची का शव मिलने से जो पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक पुलिस की तरफ से की गई है? जी, हरिद्वार स्थित कोतवाली क्षेत्र में रविवार वाली 15 मई को एक लापता 4 साल की बच्ची का शव हरिद्वार में रेलवे के पास मिलने से हड़कंप मच गया। बच्ची के शव की सूचना मिलने पर पुलिस मिली तत्काल रूप से एसएसपी सहित अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच में जुड़े। तो शहजाद, अभी क्या कुछ जो एसएसपी की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं जल्द से जल्द खुलासा करने के, और ये भी वादा किया गया है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, तो क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की जा रही है? क्या आरोपी की पहचान हो पाई है या अभी पुलिस जांच करने में लगी हुई है? जी, बता दें आपको, जो हरिद्वार के एसएसपी प्रविंदर सिंह डोभाल है, उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा एकदम खुलासा करने तत्काल प्रेरित किए। ठीक है शहजाद, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के विश्वविख्यात जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बुकिंग प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस बार ठगों ने केंद्रीय मंत्रालय के नाम का सहारा लेकर कॉर्बेट की बुकिंग में सेंध लगाने की कोशिश की है, लेकिन पार्क प्रशासन की सतर्कता के चलते मामला समय रहते पकड़ में आ गया। अब इस फर्जीवाड़े में शामिल 7 लोगों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। पार्क प्रशासन के अनुसार 11 मई को कॉर्बेट प्रशासन को एक संदिग्ध ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय के कार्यालय की ओर से 12 मई के लिए ढिकाला जोन में 2 कक्षों का अनुरोध किया गया था। ईमेल में सरकारी तंत्र का हवाला देकर विशेष सुविधा की मांग की गई थी। पार्क वार्डन अमित ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू करवाई। जब ईमेल में दर्ज नामों और मोबाइल नंबरों को ट्रैक किया गया तो संदिग्ध गतिविधियां सामने आई। इन नंबरों पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लच्छीवाला वन रेंज के समीप जंगल में खोदी खाई में एक हाथी का बच्चा गिर गया, जिससे हाथी के समूह में हड़कंप मच गया। काफी मशक्कत के बाद बच्चा बाहर निकाला गया और समूह के साथ जंगल में चला गया। पूर्व प्रधान राजेश गुरंग ने बताया कि लच्छीवाला वन रेंज कार्यालय से कुछ दूर माता भुवनेश्वरी देवी मंदिर के सामने वाले जंगल में झुंड में घूम रहा हाथी का एक बच्चा वन विभाग की ओर से खोदी गई खाई में गिर गया। वन विभाग की ओर से यह खाई हाथियों को आबादी और आने से रोकने के लिए बनाई गई थी, साथ ही ऊर्जा बार भी लगाई गई है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत कर्णप्रयाग पहुंचे और उन्होंने नोटी में नंदा देवी मंदिर के दर्शन किए और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। प्राथमिक विद्यालय नोटी का भी निरीक्षण किया। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने नोटी में मां नंदा देवी मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। हरिद्वार में ऑपरेशन सिंदूर की गौरवपूर्ण सफलता के समर्थन में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोवाल के निर्देशन में संपन्न हुआ। एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने पुलिस मुख्यालय रोशनाबाद से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में स्कूली बच्चों, युवाओं, समाजसेवियों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हमारी जो इंडियन आर्मी है, पूरी भारतीय सेना के सम्मान में एक
तिरंगा यात्रा हरिद्वार पुलिस द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें एएसपी सदर और हमारे रानीपुर कोतवाल और सीपीयू इंस्पेक्टर हितेश, इन सब के काफ़ी अहम योगदान के द्वारा और सहयोग के द्वारा इस रैली को निकाला जा रहा है। और इसमें हम चाहते हैं कि सभी जागरूक भी हो और अपनी जो हमारी आर्मी है। लगातार बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए अब साइबर कमांडो की विशेष शाखा की स्थापना की जा रही है। इसी के तहत उत्तराखंड पुलिस के भी 72 जवानों का चयन किया गया है। इन जवानों को 6 महीने का साइबर कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त दिया जा रहा है। साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक, थ्रेट इंटेलिजेंट, क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्किंग आदि विषयों के मूल सिद्धांतों और अनुप्रयोगों के विषय में प्रशिक्षित कर साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF उत्तराखंड नवनीत सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। जो इनिशियली हमारे यहाँ से साइबर कमांडो में कुछ कर्मचारियों का चयन हुआ था और 6 माह का अपना प्रशिक्षण करके इन्होंने वापस STF में ज्वाइन कर लिया है। और विगत में जो संवेदनशीलता आई है उसको लेकर STF और CCPS द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई। और इसमें जो हमारा CCPS के अंडर में, STF के अंडर में जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम उत्तराखंड है वो कंटिन्यू अलर्ट पोजीशन पे है। और इसमें जितना भी साइबर रिलेटेड साइबर अटैक वाली बात आती है या IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइबर सिक्योरिटी के लिए होता है, तो उसमें ये टीम जो है कंटिन्यू साइबर स्पेस को मॉनिटर करती रहती है। और इस प्रकार की कोई कंप्लेंट आती है कहीं से तो उसको तत्काल उस पर रिएक्ट किया जाए। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर ग्रामीण क्षेत्र ओखलकांडा ब्लॉक में सौर ऊर्जा आधारित सोलर पंपिंग लिफ्टिंग पेयजल योजना से किसानों को काफ़ी सहायता प्राप्त हो रही है। किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त किया है। बता दें, उत्तराखंड सरकार ने किसानों और ग्रामीण के लिए पेयजल समस्या को दूर करते हुए जनपद नैनीताल के ओखल खड़ा ब्लॉक के ग्राम लूगड़ में रुपये 9,42,000 की धनराशि से सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की है। इस योजना से गांव के 3,000 लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होने के साथ काश्तकारों को सिंचाई हेतु भरपूर पानी उपलब्ध हो रहा है। यहाँ पर ग्राम सभा बढ़ाउन गई तो लूगड़ में यहाँ पर मेरा नाम गणेश सिंह बोरा, वन पंचायत सरपंच लूगड़ और भूतपूर्व सैनिक में ही हूँ मैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर जो ये लिफ्टिंग योजना बनी हुई है, हमारी सरकार द्वारा यहाँ पर लिफ्टिंग योजना बनाई गई है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। ये हमारी लिफ्टिंग योजना बनी हुई है, इससे ये सोलर पंपिंग लिफ्टिंग योजना है। इसका जो हमारा पंप है 5 HP का है और ये हमारे करीब 500 मीटर नीचे नदी से यहाँ पर सोलर पंप बना हुआ है। इसमें ये हमारा टैंक है। टैंक में दिन में सुबह सूर्य की रोशनी आते ही यहाँ पर आते ही पानी स्टार्ट हो जाता है और शाम को सूर्य जब अस्त हो जाता है तो उसके बाद पानी बंद हो जाता है। और इससे हमारे यहाँ पर 10 लोगों को, 10 काश्तकारों को इससे लाभ मिलता है, जिससे हम पेयजल के रूप में भी इसे इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इसको हम सिंचाई के रूप में भी, जो हमारी छोटी मोटी खेती साग सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे यहाँ पर के जो काश्तकारों का है उनका हौसला काफ़ी अफजाई है और उनको खुशी है। जब से ये करीब 3 साल पहले यहाँ पर ये पंप बना हुआ है और ये हमारी भारत BJP सरकार द्वारा यहाँ पर बनाया गया हुआ है, जिसमें इसमें लघु सिंचाई द्वारा 5 लाख की योजना और उसके बाद हमारे मनरेगा से 4,42,000 द्वारा बनाया 4,42,000 रुपये की टोटल मिला करके 9,42,000 रुपये की योजना बनी हुई है। इसके प्लेट नीचे नदी में बने हुए हैं, वहाँ पर 2 टैंक बने हुए हैं, वहाँ से पानी यहाँ पर आता है। और यहाँ पर जब से ये सोलर पंप यहाँ पर लगा हुआ है तब से यहाँ पर लोग अपनी रोजी रोटी या अपनी यूज के लिए यहाँ पर मिर्च, बैगन, टमाटर और लहसुन, प्याज, अदरक इसकी खेती कर लेते हैं, जैसे अपनी जीवन यापिका कर पाते हैं। इसके लिए हम सरकार को, यानी कि अपनी सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को जो है हम इसके बारे में उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं आगे को आशा करता हूं कि हमें और ऐसी योजनाएं मिल जाएं तो यहाँ पर और भी 1-2 जगह पंप बन सकते हैं, जिससे गरीब परिवारों को लाभ मिले। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। बागेश्वर पुलिस ने 2 युवकों अनिल और करण कुमार को स्मैक की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। SOG की टीम और थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर
बगड़ मार्ग की सीढ़ियों के पास दबिश दी, जहां दोनों संदिग्ध बैठे हुए थे। तलाशी के दौरान अनिल और करण के पास से स्मैक बरामद की गई। दोनों ने स्वीकार किया कि वे यह मादक पदार्थ रुद्रपुर से लाए थे। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट की धारा 821 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तार करने वाली टीम को कप्तान ने 1000 रुपये नकद इनाम की घोषणा की। 21 ग्राम स्मैक के सहित इसकी अनुमानित लागत जो है 2.25 लाख से भी अधिक है। इस स्मैक की क्वांटिटी के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें अभियुक्त अनिल कुमार और करण कुमार, ये दोनों बागेश्वर के निवासी हैं और इसमें यशोजी और कोतवाली की पूरी टीम ने इसमें मेहनत करके ये काम किया है। इसमें पूरी टीम को जो है 1000 रुपये का कैश रिवॉर्ड भी दिया जाता है और इसमें जांच करके ये कहाँ से ला रहे थे और किनको बेचने वाले थे, इसमें पूरी सप्लाई चेन को ये करके उन पे भी कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देशित किया है। बागेश्वर में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की योजना का विरोध शुरू हो गया है। संघर्ष वाहिनी ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। कहा कि सरकार यूपीसीएल को निजी हाथों में देने की साजिश कर रही है। डिजिटल मीटर लोगों ने पहले से लगाए हुए हैं, अब स्मार्ट मीटर के नाम से लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। देखिए, जो स्मार्ट मीटर के नाम पे उत्तराखंड की जनता को ठगने का जो काम किया जा रहा है, उसके विरोध में आज यहाँ पर संघर्ष वाहिनी के नेतृत्व में हमने एक ज्ञापन दिया है जो मुख्यमंत्री जी को प्रेषित है। और हम चाह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं जबरदस्ती, उन मीटर को लगाने पर रोक लगाई जाए और नहीं लगाने पर हम जल्द ही फिर और उग्र इसमें आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। और साथ साथ हमारी ये भी मांग है, क्योंकि बागेश्वर में लो वोल्टेज होती है, उसके बाद जो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है लोगों के इसमें, और स्मार्ट मीटर लगने से कहीं ना कहीं ये उपभोक्ताओं की शोषण करने का मामला है। और तो हम चाहेंगे कि क्योंकि इससे कहीं ना कहीं निजीकरण की तरफ भी ये जा रहा है, कहीं ना कहीं ये अडानी जैसी बड़ी कंपनियों को देने का एक जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके भी हम खिलाफ है यूपीसीएल को। और कहीं ना कहीं उसके बाद जो वहाँ पर कर्मचारी और अन्य अधिकारी जो काम कर रहे हैं, उन लोगों की भी नौकरी का भी, रोजगार पे भी खतरा है। तो हम चाहेंगे कि इस मीटर को जो लगाया जा रहा है उन पर तत्काल रोक लगाई जाए और जनहित में इस फैसले को वापस लिया जाए। अल्मोड़ा जिले के मोहन सफारी जोन में आज एक दुर्लभ दृश्य देखने को मिला, जब पर्यटकों ने कोसी नदी के किनारे विशालकाय टाइगर को देखा। यह दृश्य रामनगर रानीखेत मोटर मार्ग पर यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया और पर्यटकों की लंबी कतार लग गई। दिल्ली से आए पर्यटक निशा गोस्वामी ने बताया कि यह उनके लिए पहला अवसर था जब मोहन सफारी जोन में टाइगर दिखाई दिया। वन क्षेत्राधिकारी गंगा सरन ने कहा कि वन विभाग सतर्क है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही उन्होंने पर्यटकों से अपील की कि वे वन विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करें और टाइगर के निवास क्षेत्र से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।